नमस्कार मित्रों, पड़ोसी देश में कुछ भी मामला स्पष्ट होता अभी दिखाई नहीं दे रहा। पारदर्शिता जो है वो टपक नहीं रही। जो चीज़ सामने आ जानी चाहिए अब तक इतने टकराव के बाद वो चीज़ें स्पष्ट नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक बात और जो जहन में आती है वो आपसे पहले बांट लेता हूँ। वो ये है कि समय की दीवार पर कोई भी ऐतिहासिक इबारत लिखना सब लोगों के, सब नेताओं के भाग्य में नहीं होता। और लगता यह है कि पड़ोसी देश के नेताओं के मुकद्दर में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अगर 75 वर्ष की अवधि को देखें तो इसमें अजीब अजीब तरह के संकट सामने आते रहे हैं। और ज़्यादातर जो राष्ट्राध्यक्षों की जो कतार है उसमें सेना के अधिकारी ही प्रथम स्थान पर, शिखर स्थान पर रहते रहे हैं। शुरुआत जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा से हुई थी। अच्छे भले फ़ौजी थे और फ़ौज से वो चले गए ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी से फिर उनको महत्वाकांक्षाएं जाग पड़ी। ये महत्वाकांक्षाओं का सिलसिला जो है ये कैसे शुरू हुआ इसका ज़िक्र भी करेंगे। थोड़ा सा संक्षिप्त आपको ब्यौरा दे दूं। ये जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा गए और उसके बाद अयूब खान साहब आ गए। जनरल अयूब खान वही व्यक्ति थे जिनकी नियुक्ति पर हस्ताक्षर स्वयं जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने किए थे। अपने चहेते व्यक्ति मानकर उनको एक पदोन्नति दी थी और उनको बनाया था राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। लेकिन उन्हीं जनरल अयूब खान ने जब तख्ता पलटा, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा जागी, तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि अब यहाँ पर इस जनरल को मैं रहने ही नहीं दूंगा। रहेगा तो कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई झंझट खड़ा करेगा, क्योंकि इसके भी विश्वस्तों में सेना के कई उच्चाधिकारी भी रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के लोग भी रहे हैं। एक विशेष विमान द्वारा इन्हें वहाँ से लंदन भेज दिया गया। और मित्रों, लंदन में इतनी बुरी हालत थी कि एक मामूली रेस्टोरेंट बनाकर उन्हें अपना गुज़र करना पड़ा, गुज़र औकात करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, दुखद बात जो ये थी कि एक बार बीमार हो गए। बीमार हुए तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया ही जाना था। और वहाँ के अस्पतालों में ये सुविधा है कि जनरल है, सेना की पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति किसी भी देश का हो उसको प्रायोरिटी ट्रीटमेंट तो मिलेगा ही, लेकिन उसे कुछ एक चीज़ें या तो वो अदा करेगा या उसकी सरकार का जो वहाँ दूतावास है वो पे करेगा, वो अदा करेगा। अब इस्कंदर मिर्ज़ा के पास पैसे नहीं थे और सेहत इतनी गिर चुकी थी कि उसे एक दिन अपनी बीवी को कहना पड़ा कि बेगम, बेहतर ये अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया जाए। क्या करना है जी के, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम लोग बिल जो है वो अदा नहीं कर पाएंगे और हमारा दूतावास या हमारा जो उच्चायोग है वो भी अदा नहीं करेगा। जब हमारे उच्चायोग ने भी बिल से इनकार करना है और आखिर हमने ही जलील होना है, तो बेहतर यह है कि जितने चार पैसे हैं इनसे बिल चुका कर घर चला जाए और आखिरी सांस ले ली जाए। जब भी वक्त आएगा चले जाएंगे। और वहाँ से इस तरह से इन हालात में वह जनरल, पाकिस्तान का प्रथम औपचारिक रूप से जो राष्ट्रपति था, वह व्यक्ति इन हालात में वहाँ भी नहीं टिक पाया। वहाँ जो उसने रेस्तरां खोला था वो भी बंद होने को कगार पे आ गया। उस रेस्तरां में सिर्फ एक ही विशेषता होती थी कि यहाँ पाकिस्तान के लजीज जो खाने हैं वो मिलते हैं। सिर्फ इसी बात के ऊपर वो चलता था। और दूसरी उसकी प्रसिद्धि ये थी कि इसको चलाने वाला जो है वो पाकिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति है। ये दो बातें वहाँ कुछ चर्चा का माहौल यूके में, ब्रिटेन में अलग से होता है। हर चीज़ के साथ वो कोई ना कोई महत्वपूर्ण नुक्ता जोड़ लेते हैं। और इन हालात में वहाँ से वो ईरान चला गया। ईरान में उससे कुछ पुराने दोस्त थे, उन्होंने वादा किया कि हम लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे। और ईरान जाते ही कुछ ही महीनों के बाद उसने आखिरी सांस ले ली और उस शख्स को जो देश का पहला औपचारिक राष्ट्रपति था चुना हुआ, उसको अपने वतन की मिट्टी भी अपनी कब्र के लिए नसीब नहीं हो पाई।
और सिलसिला लंबा चला। और ये सिलसिला अयूब खान के बाद चला, और उनके बाद फिर जनरल याह्या खान आ गए। जनरल याह्या खान के बाद जनरल ज़िया-उल हक साहब आ गए। जनरल ज़िया-उल हक, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और ना जाने कितने अन्य जनरल लोकतांत्रिक व्यवस्था की कफन में कील टांगने का काम करते रहे, और उन्होंने कभी लोकतंत्र को उभरने ही नहीं दिया। चलिए, ये उनका अपना मामला है, लेकिन थोड़ा सा हम ये नज़र डाल लें कि ये परंपरा वहाँ की जो सेना की, हमारी भी सेना है, और ये उसी देश की, उसी उपमहाद्वीप की सेना है उन्हीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, उन्हीं प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारियों पर आधारित सेना है जहाँ से हमारी भारतीय सेना के अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया था। लेकिन वो संस्कार जो है सेना के, जितनी डिसिप्लिन्ड, जितनी अनुशासित हमारी सेना है, उससे बिल्कुल विपरीत पड़ोसी देश पाकिस्तान की सेना है। और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि जब ये सेना का बंटवारा होने लगा, बाकी चीज़ें बांट ली गई, उस वक्त सामने आई बात कि 25 लाख कुल ब्रिटिश सेना, तत्कालीन ब्रिटिश सेना थी, उस वक्त तो सारी ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश भारतीय सेना, कि 25 लाख उसमें कुल मिलाकर भारतीय सेना में सैनिक थे, और उसमें 2/3 सेना भारत को जानी थी और 1/3 पाकिस्तान के हिस्से में। हर चीज़ का बंटवारा एक फार्मूले के तहत होता था। अब उसमें भी विभाजन का फार्मूला वही था कि जो सरकारी सामान के विभाजन पर कमोबेश लागू होता था, वही फार्मूला यहाँ भी लागू होता था। लेकिन ये था कि 1 जुलाई के वेतन के साथ साथ हर सैनिक अधिकारी को एक परफॉर्मा, एक फॉर्म दे दिया गया कि ये फिलअप कर दो कि आप पाकिस्तानी सेना में जाना चाहते हैं या भारतीय सेना में रहना पसंद करेंगे। अब वो सारे के सारे, क्योंकि उनसे ये उनको ऑप्शन थी कि अपनी पसंद की सेना वो चुन लें। जिन्ना ने स्पष्ट संकेत दिए थे कि वह किसी भी हिंदू या सिख को पाक सेना में नहीं लेंगे। वह इस बात के लिए अडिग थे कि यदि ये लोग भी हमारी सेना में आ गए तो हमारी सेना की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो पूरी की पूरी इस्लाम के प्रति वो कमिटमेंट उसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, प्रतिबद्धता नहीं रहेगी। तो ये स्पष्ट हो गया कि वहाँ के जितने भी मुस्लिम जो सैनिक हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी सेना का अंग बनेंगे। लेकिन ये ज़रूर था कि मुस्लिम जो फ़ौज के अधिकारी थे, जो मुस्लिम थे, जो जवान थे, वो भी, उनमें भी अधिकांश की प्राथमिकता ये थी कि हम भारत में रहें। कारण उनकी संपत्तियां, उनके संबंधी, उनके रिश्तेदारियां, उनका सब कुछ भारत में था और भारत की तरफ से कोई रुकावट भी नहीं थी। भारत ने कभी वो करैक्टर पनपने नहीं दिया जिसमें मज़हब जो है वो सेना के फॉर्मेशन में, सेना के गठन में आड़े आता हो। इसी तरह का एक संकट छोटा सा मैं आपको बता दूं, मेजर याकूब खां का, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। मेजर याकूब खां का संकट ये था कि वो, उसके पिता रामपुर रियासत के नवाब के भाई थे, ये यहाँ तक है, और वो प्रधानमंत्री भी थे स्टेट के। और इसी तरह से मेजर याकूब वायसराय की जो अंगरक्षकों की टोली थी उसमें शामिल था। बड़ा सम्मान माना जाता है कि जो वायसराय की अंगरक्षकों में शामिल हो उसे विशेष सम्मान मिलता है। अब वो अंतिम फ़ैसला करने के लिए अपने घर गया कि घर वालों से सलाह मशवरा कर लिया जाए। रामपुर गया तो उसने वहाँ अपनी राय दे दी घर वालों की, मैं तो पाकिस्तान में ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मेरी प्रमोशन कोई होने नहीं देगा हिंदू अधिकारी, और वहाँ मेरे लिए आगे की जो पदोन्नतियों के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि मेरा संबंध मुस्लिम परिवारों से है, मुस्लिम परिवार से है, मैं एक नवाबी ख़ानदान से हूँ, मुझे वहाँ पर पदोन्नति अवश्य मिल जाएगी। और सबसे बड़ी संकट ये घर में आ गया कि हवेली में जो कुछ था, उसकी माँ ने उसे समझाया कि देखो, ये हवेली जो है, जो नवाबी महल के बिल्कुल साथ वाली दीवार जिसकी सांझी है, इस हवेली में सभी आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। इसमें तुम्हारे और तुम्हारे पुरखों के जो अर्जित जो तमगे हैं वो लगे हुए हैं।
और जो तुम्हें भी प्रमाण पत्र मिले शिकार खेलते हुए या अन्य बातों में या अन्य गतिविधियों में, वो भी सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। अब यह है कि अब भी महल में मलका विक्टोरिया की आदमकद मूर्ति उन दिनों में थी, वो आज भी वहाँ पर रामपुर नवाब के महल में कहा जाता है कि वहाँ पर आज भी है। और मेजर याकूब के लिए फ़ैसला आसान नहीं था। रात को उसने माँ से गुफ्तगू की, पदोन्नति की बात की, और माँ ने उसे रोका कि तुम बच्चे, ये तुम्हारी सोच ठीक नहीं है। जहाँ 200 बरस एक शान से हमारे पुरखे जीते आए हैं, जहाँ रियाया का, प्रजा का भरपूर प्यार भी हमें मिलता रहा है और एक समृद्ध विरासत हमारे पास है, वहाँ पुरखों की कब्रें हैं, उनसे नाता तोड़ना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं होगा। लेकिन याकूब की दलील ये थी कि पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है, आज़ाद हिंदुस्तान में मुझे अगले रैंक के लिए तरसना पड़ेगा और वहाँ पर मेरे लिए सारी चीज़ें मौजूद है। बहरहाल ज़िद पे अड़ा और उसने कहा कि ये विरासत, ये रियासत, ये शाही रहन सहन, ये परंपराएं, मुझे इनसे क्या सरोकार, मुझे अपना भविष्य देखना है। और उसके बाद माँ ने नम आँखों से कुरान शरीफ की आयतें पढ़ते हुए, जैसे जो भी परंपराएं होती हैं, वो फूंक मार कर उसको दुआओं के साथ वहाँ से विदा किया, नम आँखों से। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन माँ ने सफ़ेद साड़ी पहन ली थी कि वो समझती थी कि ये शोक का वक्त है जब मैं अपने बेटे से अलग हो रही हूँ, और शोक का वक्त है, और इस वक्त अगर मैं आयतें कुरान की पढ़कर उसे फूंक मारूंगी और उसको असर दूंगी तो वो इसी सफ़ेद पोशाक में ही ये मुमकिन हो पाएगा। और उस बाद जितने भी वहाँ नौकर चाकर थे, कुछ थोड़े से अंगरक्षक थे, सब ने उसको जाते हुए नवाब को सलामी दी। और हवेली की ऊंचाइयों पर उसने एक बार याकूब ने नज़र डाला और उसके बाद वो अपनी पैकार्ड में चुपचाप जाकर बैठ गया और उसने देख लिया कि अब यहाँ से मेरे दिन जो है पूरे हो चुके हैं। वो कभी वापस नहीं लौट पाया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि कश्मीर सीमा पर झगड़ा जब शुरू हुआ, पहली बार झड़प हुई भारत पाक सेनाओं की। झड़प का, हालांकि उसमें रज़ाकार लोग ज़्यादा शामिल थे, लेकिन झड़प थी। और उस झड़प में उसे भेजा गया सीमा पर पाकिस्तानी बटालियन का नेतृत्व करने के लिए, याकूब को। और वह बटालियन जिन भारतीय चौकियों पर हमला कर रही थी, उनकी रक्षा की पूरी कमान भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट की एक टुकड़ी पर थी। और ये भी संयोग था कि उस टुकड़ी पर भी एक मुस्लिम सेनाधिकारी ही तैनात था और उसका नाम था कमांडर कर्नल यूनुस खान। अब होता यह है कि जब जंग लड़ी जाती है तो दोनों पक्षों के लोग जो हैं वो आपस में फ़ैसला करते हैं, पता करते हैं अपने जासूसों के माध्यम से कि जो फलां आदमी है उसने कहाँ प्रशिक्षण पाया। उसके आधार पर वो तय करते हैं कि अगर वहाँ प्रशिक्षण पाया है तो वो ये रणनीति अपनाएगा रणनीति के अध्ययन के लिए। और जब उसने ये पाया मेजर याकूब ने कि कमांडर दूसरी ओर उसका सगा भाई है, तो वो सख्ते में आ गया। और यूनुस भी, जो कमांडर यूनुस खान था, वो भी विभाजन के समय सेना में था, मगर उसने भारतीय सेना में बने रहने को तरजीह दी। उसकी दलील यही थी कि वह विरासत भी उससे जुड़ी रहेगी और वह ज़मीन नहीं छोड़ेगा जहां उसके पुरखे दफन थे। तो मित्रों, इस कहानी का एक है कि संस्कारों का सिलसिला, सैनिक संस्कारों के सिलसिले की जो परवरिश थी, जो शुरुआती दौर में हमारी सेना में, हमारी सेना के अधिकारियों और जवानों के बीच में जो एक उसमें परिपक्वता, मैच्योरिटी आ गई थी, वो मैच्योरिटी वहाँ पर नहीं आ पाई जहाँ सिर्फ लोग पदोन्नति के लिए या मज़हब के नाम पर प्राथमिकता पाने के लिए गए थे। शुक्रिया, बाकी बातें फिर कभी सही। शुक्रिया।